हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास इन सत्सा इंटर कॉलेज। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th गणित है हमारा जो है, और अभ्यास 1 से स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति। हमारा जो चैप्टर होगा क्या है, संख्या पद्धति। इससे पहले हम लोगों ने 6.3 से चैप्टर स्टार्ट किया था और डेली आपको एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन की क्लास आपको मिल रही थी, ठीक है, और उससे आप लोग पढ़ रहे थे। लेकिन अब चैप्टर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2 क्लासें हमारी हो जाएंगी, उधर 6.3 से भी चलते रहेंगे, इधर हमारा क्या हो जाएगा, संख्या पद्धति चैप्टर 1 से भी हम लोग स्टार्ट हो जाएंगे। तो चैप्टर 1 पढ़ने से पहले कुछ चीजें होती है जो आप लोगों ने पढ़ा है, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हमने लिख रखी है पहले से, इसको समझा रहे हैं, अच्छे से समझना है, ठीक है, और अपना नोट्स बनाते हुए चलना है। इससे पहले विद्यालय से आपको नोट्स भी मिल रहे हैं, हो सकता है ये आप लोगों ने लिख लिया हो, तो आप दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, उसी में अच्छे से आपको समझ लेना है ना, जो भी चीजें। और इसके बाद जब चैप्टर करवाएंगे, जहां से आप लोगों ने लिखना बंद किया है उसके आगे से आप लोग लिखना प्रारंभ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जरा ध्यान से समझना। सोचिए एक बात को कि प्राकृतिक संख्या अर्थात जो प्रकृति द्वारा प्राप्त है, जैसे 1 से लेकर के अनंत तक, 0 का हमें किसने, आर्यभट्ट ने, लेकिन 1 से लेकर के अनंत तक जो भी संख्याएं, उससे हमें जानकारी नहीं है कि कहां से प्राप्त हुई है। तो ये संख्याएं क्या होंगी, 1 से लेकर के अनंत तक जो भी संख्या होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना, 1000 2000 3000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ तक, जैसे भी आगे बढ़ते हुए जाएंगे वो हमारी संख्याएं क्या होंगी, प्राकृतिक संख्या होगी। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, संख्या 1 से अनंत तक होती है। बात क्लियर हो गई, नेचुरल नंबर क्लियर होता है। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है, ये संख्याएं 0 से अनंत तक होती है। यदि हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को जोड़ देते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का समूह 1 से अनंत है, इसी में जब हमने 0 को जोड़ दिया तो ये हमारी संख्या क्या हो गई, ये हमारी हो गई पूर्ण संख्या। क्या हो गई, पूर्ण संख्या। तो ये संख्याएं 0 से अनंत तक होती हैं। या फिर ये भी कह सकते हैं प्राकृतिक संख्याओं के समूह में 0 को जोड़ने पर हमें पूर्ण संख्याएं प्राप्त होती हैं। बात समझ में आ गई, ठीक। तो प्राकृतिक हो गई, पूर्ण हो गई। अगला आता है पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है, समझना ध्यान से कि सभी पूर्ण संख्याएं, पहले तो पूर्ण संख्या हो गई अर्थात 0 से लेकर के अनंत तक प्लस में, तथा ऋणात्मक संख्याएं 0 से लेकर के यहाँ -1 से लेकर के -अनंत तक क्या है, 0 के साथ मिलकर के पूर्णांक बनाती हैं। बात समझ में आ गई, मतलब कि ये यहां से 1 से लेकर के अनंत तक धनात्मक संख्या और 0 से लेकर के -अनंत तक ऋणात्मक संख्या, ये संख्याएं मिलकर के क्या बनाती हैं, पूर्णांक बनाती हैं। ये मिलकर के क्या बनाती हैं, पूर्णांक बनाती हैं। तो पूर्णांक हमें 2 मिलते हैं। पहला जो प्लस वाली होगी उसे क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे, और जो माइनस वाली होगी उसको क्या कहेंगे, उसको हम ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। तो जैसे -3 -4 -10 है तो ये क्या होगा, ऋणात्मक पूर्णांक होगा, और अगर केवल 10 है तो ये क्या होगा, धनात्मक पूर्णांक होगा। और 10 प्राकृतिक संख्या भी तुम्हारी है ना, पूर्ण संख्या के अंतर्गत भी ये आएगी। बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है, वे संख्याएं जो 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है, 1 से बड़ी है, जो स्वयं और 1 के अतिरिक्त और किसी प्राकृतिक संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। बात को समझना, जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 5 है, 2 किससे विभाजित, या तो 1 से हो जाएगी या तो 2 से ही होना पड़ेगा। 3 या तो 1 से विभाजित होगी या तो 3 से विभाजित होगी। मतलब वे संख्याएं जो स्वयं से विभाजित होती हैं अथवा 1 से विभाजित होती हैं, वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं अभाज्य संख्या। क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। बात समझ में आ गई। वे संख्याएं जो 1 से विभाजित होती हो या स्वयं से विभाजित होती हो। अब जैसे 4 है, 4 किससे विभाजित, 4 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 किससे विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 4 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 1 से विभाजित हो जाएगा। स्वयं और 1 के साथ साथ अन्य भी संख्या से विभाजित हो रही, 2 से भी विभाजित हो रही है, तो क्या होगा, 4 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो वे संख्याएं जो 1 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है और जो स्वयं से विभाजित होती हैं या तो 1 से विभाजित होती हैं, वही संख्या हमारी क्या कहलाती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। जस्ट अपोजिट भाज्य संख्या पे आ जाते हैं।
भाज्य संख्या क्या होगी? वे संख्या जो एक से बड़ी हो परंतु वो किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो, स्वयं और एक के साथ साथ, स्वयं से विभाजित हो, एक से विभाजित हो और किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो। जैसे 4 है, 6 देखो 3 से विभाजित हो जाएगा, 6 से भी होगा, 1 से भी होगा, है ना, 2 से भी होगा। तो ये संख्या हमारी क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। बात क्लियर हो गई? एकदम समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा तो एक बार बिल्कुल कमेंट करके नीचे लिख देना कि जी सर समझ में आ रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर अगला टॉपिक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो P अपान Q के रूप में लिखी हो, अर्थात भिन्न के रूप में लिखी जा सके, जो P अपान Q के रूप में, देखो यहां पर ये दिख रहा है ना, P अपान Q के रूप में लिखी जा सके, जहां P व Q क्या है? पूर्णांक है। P व Q क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, ये पूर्णांक है। ठीक, और Q डज नॉट इक्वल टू, जो नीचे हर है वो हर कभी शून्य नहीं होगा, हर कभी शून्य नहीं होगा। बात समझ में आ गई? जैसे मान लीजिए हमने लिखा 4/3, 6/2, तो ये सब क्या है? ये सब हमारी क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या हो जाएंगी। एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3/2, 4/2, है ना, 6/7, -8/3। इस प्रकार से जो संख्याएं होंगी ये हमारी क्या हो जाएंगी? ये हमारी हो जाएंगी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या बटे में होगी। ठीक है, और एक चीज, जैसे मान लीजिए 4 है, इसको हम परिमेय संख्या के रूप में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? किसी भी संख्या के नीचे सदैव 1 होता है, बटे में 1 हम लगा सकते हैं। अब ये क्या बन गया? अब ये परिमेय संख्या बन गई। अब ये क्या बन गया? परिमेय संख्या बन गई। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए वास्तविक संख्या। अब जो पूर्ण संख्या, पूर्णांक, भाज्य सब पढ़ा ना, इन संख्याओं को जब एक साथ ले लिया गया, इनका संग्रह कर दिया गया, तो संग्रह करने पर क्या मिल गया? वास्तविक संख्या मिल गया। सभी संख्याओं का जो संग्रह हो गया वो मेरी क्या हो गई? वास्तविक संख्या हो गई। फिर आ गया वास्तविक संख्या में उनके दशमलव प्रसार। कैसे होते हैं? पहला तो शांत दशमलव। शांत दशमलव क्या होता है? शांत दशमलव जैसे मान लीजिए हमने लिया 1/2, बात को समझना, 1/2, 1/2, 2 से हमने 1 को भाग किया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 2 5 10, कट गया, मतलब शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। तो शांत दशमलव क्या होता है? इस स्थिति में शेषफल 0 होता है। जब हम जब हम हर से अंश को भाग करेंगे और शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए। शेषफल क्या आ जाए? 0 आ जाए। शेषफल 0 आने की स्थिति में वो क्या होगा? शांत दशमलव होगा। वो भिन्न कैसी होगी? शांत। वो दशमलव संख्या कैसी होगी? शांत दशमलव होगा, है ना। शांत दशमलव मान हमने भाग किया 4/5, तो 5 से जब 4 को भाग किया, जाएगा नहीं, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 5 8 40, 0 आया। तो शेषफल अगर 0 मिला तो यह कैसी जो है दशमलव संख्या है? शांत दशमलव है। कैसी है? शांत दशमलव है। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है देखो जरा, अगला है तुम्हारा अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती। अनवसानी आवर्ती या अशांत आवर्ती, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति होती है। शेषफल वही बार बार आता हुआ चला जाता है। जैसे 1/3 हमने लिया, 3 से भाग किया 1 को, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 3 त्रिक का 9, 10 में से 1 जाएगा, 1 दशमलव लगा है, 0 बढ़ा लो, 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचा, दशमलव लगा, 0 बढ़ा लो, 3 त्रिक का 9, फिर 1। देखो शेषफल क्या हो रहा है? 1 1 बार बार आता चला जा रहा है। यहाँ पर देखो संख्या वही बार बार आती हुई चली जा रही है। तो अशांत आवर्ती क्या होता है? अनवसानी आवर्ती क्या होता है? इसमें शेषफल की पुनरावृत्ति होती रहती है। एक यहाँ पर भी आया, एक यहाँ पर भी, एक, और यही संख्या बार बार आती हुई चली जा रही है। तो ये क्या हो जाएगी? अशांत आवर्ती हो जाएगी, अनवसानी आवर्ती हो जाएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ लिख सकते हैं 1/3 को, 1/3 को एग्जाम्पल के तौर पर 1/3 को, यहाँ एग्जाम्पल के तौर पर हम 1/2 को लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अगला क्या है? अनवसानी अनावर्ती या अशांत आवर्ती। अशांत अनावर्ती, इस स्थिति में शेष की पुनरावृत्ति नहीं होती है। संख्या आती हुई चली जाएगी, पूरा कटेगा नहीं, लेकिन जो है इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। जैसे देखिए
जैसे आपका है, जैसे हम पाई ले लेते हैं, पाई का मान कितना होता है 22/7। 7 से जब हम भाग करेंगे 22 को, 7 तरीके 21, एक दशमलव लगा है, 0 बढ़ा दो, दशमलव लगा के 7 एकम 7, 3 0, 7 से भाग करोगे फिर आगे 7 चौक 28, 2 फिर दशमलव लगा 0 बढ़ा दो, 7 दूनी 14 है ना, 14 6 दशमलव लगा 0 बढ़ा दो, क्या हो जाएगा 7 बचे 7 में 7 7 56, 7 8 56 है ना, 56 फिर 4 आ गया है ना, 4 फिर आ गया। अब इसी तरह आगे संख्या बढ़ती हुई, मतलब ये संख्याएं ऐसे डाट अनंत आती हुई चली जाएंगी, अनंत आती हुई चली जाएंगी। संख्या की पुनरावृत्ति भी नहीं हो रही है और संख्या कट भी नहीं रही है, बढ़ती हुई चली जा रही है। तो इस परिस्थिति में क्या होगा, ये होगा अशांत अनावर्ती। क्या होगा बच्चा, अशांत अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती। तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं π√2 भी हमारा है, ठीक। तो इस स्थिति में हमारा ये क्या होगा, अशांत अनावर्ती, अनवसानी अनावर्ती। ठीक बच्चा, समझ में आ गई इतनी बात, कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत किसी भी प्रकार की हो तो अवश्य कमेंट करके हमको बताएं। और यहाँ पर देखो जब हमारा आया था कितना आ रहा था, 1 से 3 को भाग किया था, 3/1 तो 0.333, तो इसको किस प्रकार लिखते, 0.3। जो संख्याएं बार बार आती हुई चली जाती हैं उसी के ऊपर हम बार लगा देते हैं, 0.3 बार। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार इस प्रकार से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है तुम्हारा, घातांक नियम। मैं घातांक नियम भी इसी समय थोड़ा सा देख लेता हूँ। घातांक नियम, घातांक नियम इसमें देख लेते हैं, इतने में है घातांक नियम। घातांक नियम, घातांक नियम क्या है भाई? पहला नियम इसका होता है, इसके 4 हैं देखो, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक, कौन कौन से हैं देखो, अगर कोई संख्या a है इसकी पावर m है, दूसरी संख्या b है इसकी पावर b, दूसरी संख्या क्या है हमारी b, इसकी पावर b क्या है m है। रुक जाइए, ये वाला बाद में करवाते हैं। एक संख्या a इसकी पावर m है, दूसरी संख्या क्या है a इसकी पावर n है। यहाँ पर देखना, ये आधार होता है, ये घात, आधार बराबर है, घात अलग अलग है। तो इसके लिए क्या करेंगे, a की पावर m प्लस n। मतलब जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देख लेता हूँ इसका एग्जाम्पल मैं देख लेता हूँ कि 2 की घात 3 गुणे 2 की घात 4। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो आधार बराबर है, आधार क्या है बराबर है, 2 2 यहाँ पर, तो क्या करेंगे घातों को जोड़ लेंगे, 3 + 4 कितना हो जाएगा 7, 2 की घात 7। समझ में आ गई बात? हमें क्या करना है, अगर आधार बराबर है घात अलग अलग है तो उनके घातों को हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, घात और आधार वैसे ही लिख देंगे। अगला क्या है कि यदि a की पावर m, ठीक, और इसकी भी पावर लगा है n, तो हम क्या कर देंगे, a की पावर m गुणे n। बात समझना, जैसे लिखा है 2 की पावर 2 है ना, 2 की पावर 2 की पावर 3, 2 लिखेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, और इसकी भी पावर 2 की घात 3 और फिर पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 और 2 का गुणा कर लेंगे, 3 गुणे 2, 3 दूनी यानी 2 की पावर हो जाएगा 6। समझ में आ गई बात? बात समझ में आ गई होगी। 2 की पावर 3 की पावर 2, तो हम क्या करेंगे, घातों का आपस में कर देंगे गुणा, घातों का आपस में क्या कर देंगे बच्चा, गुणा कर देंगे। ठीक, घातों का आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समझ में आ गया? चलिए तीसरा नियम क्या है तुम्हारा, कि तीसरा है a की पावर m बटे, है ना, a की पावर n। आधार वही है, केवल बटे में होगा। तो इस स्थिति में क्या करेंगे, a की पावर m माइनस n, मतलब इनके घातों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, m माइनस n। जैसे मान लीजिए हमारा है 4 की पावर 3 बटे 4 की पावर 5, 4 की पावर 2 कर देते हैं। ठीक,
देखो आधार बराबर है, घात अलग अलग है, तो इसको क्या करेंगे, 4 की पावर घातों को घटा देंगे, 3 - 2 यानी 4 की पावर 1 बराबर 4 आ जाएगा। तो यदि आधार बराबर हैं, घात अलग अलग हैं, तो उनके घातों को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे जब भाग की स्थिति होगी तब, जब भाग की स्थिति होगी तब। और हमारा जो चौथा नियम है, चौथा वो क्या कहता है, चौथा तुम्हारा है कि a की पावर m गुणे b की पावर m, a की पावर m गुणे b की पावर m, तो ये हो जाएगा कि a गुणे b की पावर m, a गुणे b की पावर m। मतलब कि जैसे मान लो दिया है 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 4, अगर घात बराबर, देखो यम दोनों में है ना, घात बराबर होगी तो क्या करेंगे, घात बराबर की स्थिति में हम करेंगे कि इनका 4 का घात 4 ही रहेगा, घात नहीं बदलेगा, आपस में गुणा करा देंगे, 3 दूनी 6, तो 6 की घात 4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये तुम्हारी हो गई 4 नियम घातांक के, ठीक है, घातांक के 4 नियम हो गए। इसके बारे में जो है जब हम लोग अभी क्वेश्चन करना प्रारंभ करेंगे कल से, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इस प्रकार से परिचय समाप्त हुआ संख्या पद्धति का, अभ्यास 1 का। कल से हम लोग प्रश्नावली अभ्यास स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग एकदम मेहनत के साथ लग जाइए अच्छे से, और बिल्कुल एक दृढ़ निश्चय होकर के पढ़ाई की ओर बढ़िए, और बिल्कुल घर पर रह करके पढ़ाई करते रहिए। विद्यालय परिवार ने आप सभी के लिए इतना किया है कि आप घर पर रहकर ही पढ़ाई कर सकते हैं। अपने गांव में यदि कोई भी ऐसे छात्र हैं जिन्होंने अभी एडमिशन नहीं करवाया है, तो उनको बता दीजिए कि हमारे जो अपना विद्यालय है, क्या हमारा सत्साई इंटर कॉलेज शंकरगंज तिलोई अमेठी, यहाँ पर अपना एडमिशन करवा सकते हैं और अच्छी से अच्छी क्लास घर पर रहकर ही प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आएगी। इसके लिए हम लोग लगातार बिल्कुल आप सभी के लिए तत्पर खड़े हैं। कोई भी समस्या होती है तो तुरंत नंबर हमारा है, मैंने नंबर बता दिया है, 900 555 900 555 10 53। इस पर हमें SMS करके कॉल नहीं कीजिएगा, SMS करके हमसे पूछ सकते हैं। कॉल में थोड़ा सा व्यस्तता होती है, हो सकता है मैं फ़ोन रिसीव ना कर पाऊँ। ठीक है, तो ये चीज़ें जो भी बताई गई हैं अच्छे से इनको नोट्स बना लीजिए और मेहनत करके पढ़ाई करते रहिए। हम इसी तरह लगातार क्लास की लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, खूब खुश रहिए। धन्यवाद।